फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंगल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इनके बारे में सबसे पहले खोज की थी चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। इनके अवलोकन से इन्होंने बताया था, इन्होंने अवलोकन किया था कनारी घास का जो प्रांकुर है वो एक पार्श्वीय प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है, यानी प्रकाश की ओर गति करता है। तो उससे उन्होंने आइडिया लगाया था कि इनमें कुछ ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, दूसरे ग्रोथ इनविटर्स या रिट्रेडेंट्स होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, उनमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन आते हैं जो पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं। ग्रोथ इनविटर्स या रिट्रेडेंट जिनको बोलते हैं वो एवीए इनमें मुख्य है। इसके अलावा एथिलीन होता है जो कि पादप की वृद्धि को संदमित करते हैं। पादप की वृद्धि को संदमित करने वाले कारक भी इनको कहते हैं। तो आप सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन की जो खोज की थी F.W. वेंट ने की थी। कहाँ पे, किसमें की थी? जई के नवोद्भिद के प्रांकुरचोल शिखर से इन्होंने इसको प्राप्त किया था। इसकी वृद्धि जो होती है वो कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे निर्मित होता है? तने व मूल के बढ़ते हुए शिखर में ये निर्मित होता है। ऑक्सिन जो होता है उसमें ये बेसिपिटल होता है और पोलर होता है। बेसिपिटल यानी शीर्ष से ये जड़ की तरफ, यानी तने से लेके नीचे की तरफ ये वृद्धि करता है, गति करता है। तो इसकी गति पोलर होती है, यानी एक ऊपर से लेके नीचे तक चलती रहती है। पादपों में सबसे अधिक कौन सा हार्मोन पाया जाता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA है, वो ऑक्सिन इसमें पाया जाता है, जिसमें N2 भी प्रेजेंट होता है। एक प्राकृतिक है और इसको कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता होती है उसको हम ऑक्सिन कहते हैं। प्राकृतिक एक कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। जो सबसे ज्यादा पादों में कौन सा होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सिन का अर्थ है ग्रीक्स, ये एक ग्रीक शब्द है जिसको ऑक्सिन या बर्ना भी कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम खोजा जाने वाला हार्मोन कौन सा था? IAA या इंडोल एसिटिक एसिड ही था। तो सर्वप्रथम ये ऑक्सिन को कहाँ खोजा गया था? मनुष्य के मूत्र से इसको निकाला गया था। किसने निकाला था? कोगल व हेजन स्मिथ ने इसको निकाला था और इन्होंने इसको हेटेरो ऑक्सिन नाम दिया, जिसको बाद में IAA या इंडोल एसिटिक एसिड नाम दिया गया था। तने व मूल के बढ़ते हुए शिखर पर ये निर्मित होते हैं, यानी जो शीर्ष भाग होते हैं उस पर ऑक्सिन का निर्माण होता है और यहाँ से ये क्रियाशील भागों में जाते हैं। सबसे जो प्रमुख प्राकृतिक हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है, उसमें IAA और IVA आता है। IAA इंडोल एसिटिक एसिड आता है और IVA यानी इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल आता है। इन दोनों को ही पौधों से निकाला गया है, जिनको हम प्राकृतिक ऑक्सिन भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और प्राकृतिक ऑक्सिन भी है, जिनमें है जैसे इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड है, इंडोल एथेनॉल है, इंडोल पायरुविक एसिड भी होता है। इसके अलावा कुछ कृत्रिम ऑक्सिन भी हैं जिनको रसायनों के द्वारा तैयार किया गया है, जिनमें कौन कौन से हैं? जैसे NAA है, जिसे हम नैप्थेलिन एसिटिक एसिड कहते हैं। 2,4-D है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, जो मुख्य रूप से एक खरपतवार नाशी बोलते हैं इसको। 2,4,5-T 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ठीक है, 2,4-D और जो 2,4,5-T होता है ना, इन दोनों को मिला के एक जो मिक्सचर बनाया जाता है उसको बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। तो आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार अगर ये क्वेश्चन हो सकता है कि एजेंट ऑरेंज क्या है। 2,4-D और 2,4,5-T का मिश्रण होता है। इन दोनों का मिश्रण को जैव युद्ध में भी यूज किया जाता है, यानी बायोवार में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हैं कृत्रिम ऑक्सिन? इसमें है एक तो IPA, जिसको बोलते हैं इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल भी बोलते हैं, और PAA फिनॉइल एसिटिक एसिड। तो आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कृत्रिम ऑक्सिन में कौन कौन से हो गए? NAA, 2,4-D, 2,4,5-T, IPA और PAA। और प्राकृतिक ऑक्सिन में हो गए हमारे मुख्य रूप से IAA और IVA होते हैं। ठीक है, इसका जो जैव संश्लेषण है प्लांट्स में ट्रिप्टोफैन से ZN+ यानी जिंक की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, बायो ऐसे जैव मापन है, इसका जैव मापन किया जाता है एवेना कर्वेचर टेस्ट से। कौन सा टेस्ट इसमें यूज किया जाता है? बायो ऐसे में इसका एवेना कर्वेचर टेस्ट इसका यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है? सेल डिवीजन में ये एक मुख्य
हार्मोन है जिसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा 1:1 में यूज की जाती है। और इसके अलावा इसको टिश्यू कल्चर में भी हम यूज करते हैं, जिसमें ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन की मात्रा को यूज करते हैं, जिसमें अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो ऐसे रखा जाता है, अगर ऑक्सिन 2:1 है तो रूट में वृद्धि होती है, लेकिन अगर साइटोकाइनिन प्लस जो ऑक्सिन है वो 2:1 है तो शूट में वृद्धि होती है। तो इस अनुपात में इसको रखा जाता है। देख लेते हैं ऑक्सिन के यूज। तो ऑक्सिन, इसका जो मुख्य कार्य है वो एपिकल डोमिनेंस का कार्य इसका होता है। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? प्रोहे सिरों को हटा देने से पार्श्व कलियों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऑक्सिन है मुख्य रूप से पार्श्व वृद्धि का संदमन करता है, यानी पार्श्व वृद्धि को रोकता है और शीर्षस्थ वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह इसका मुख्य कार्य है। यानी इसका यूज फिर चाय रोपण में बाड़ बढ़ाने यानी हेज मेकिंग में इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज है रूट इनिशिएशन यानी रूट आरंभीकरण में इसका यूज किया जाता है। स्तंभ जो कटिंग होती है उस पर IVA और NAA के जो छिड़काव है उससे रूटिंग में सहायता होती है, जिससे पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल किया जाता है। यानी बागवानी और खेती में इसका यूज करके इसके जड़ आरंभीकरण को यानी जड़ का जो उगना है उसको बढ़ाया जाता है। पुष्पन का बढ़ना, अनानास और जो लीची होती है उसमें ये फ्लोरिंग को बढ़ाता है। प्लांट की पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाना यानी बिलगन रोकथाम, यानी पत्तों को प्लांट से गिरने से बचाने के लिए ऑक्सिन की मात्रा आवश्यक होती है। पुरानी परिपक्व पत्तियों में फलों के बिलगन को ये बढ़ावा देता है, लेकिन जो पुरानी पत्तियां हैं उनको प्लांट से अलग करने के लिए भी ऑक्सिन आवश्यक होता है। इसके अलावा अनिश्चित फलन को प्रेरित करना किसमें? टमाटर में अनिश्चित फलन को प्रेरित करता है। अनिश्चित फलन क्या होता है? बिना निषेचन के फल बनने को अनिश्चित फलन कहते हैं। शाकनाशी के रूप में मैंने 2,4-D का यूज किया जाता है, जो डाइकोट खरपतवार को तो नाश कर देता है, लेकिन मोनोकोट जो परिपक्व पौधे हैं उनको प्रभावित नहीं करता है। तो जैसे गेहूं वगैरह उनके बीच में जो उग जाता है ना, बथुआ वगैरह है या फिर, तो उनको सबको नष्ट करने के लिए 2,4-D का यूज किया जाता है। इसका यूज मालियों द्वारा लॉन तैयार करने में भी करते हैं। 2,4-D का यूज किया जाता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल और है जो भी NCERT में दे रखा है, ऑक्सिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने व कोशिका के विभाजन में मदद करता है। क्या करता है? जाइलम के विभेदन को नियंत्रित करता है और कोशिका के विभाजन में भी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने ऑक्सिन और उसके मुख्य कार्य हमने देख लिया। अब हम अगला प्लांट हार्मोन पढ़ते हैं, जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है, इसको सबसे पहले जापान में चावल या धान के जो नवोदित पौधे होते हैं, सीडलिंग है ना, जो नए पौधे उगते हैं, उनमें एक रोग देखा गया, वेकेन रोग जिसको बोला गया है, या फूलिश सीडलिंग रोग इसको बोला गया है। इसको किसने देखा था? ई कुरोसावा एक जापानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा था। तो उन्होंने देखा था कि रोग रहित धान के पौधों में रोग के लक्षण पाए गए। तो वो रोग रहित पौधे उगाने पर भी उनमें रोग के जो लक्षण पाए गए वो किसके कारण थे? एक कवक के कारण थे। तो ये कवक कौन सा था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक एक कवक था, जिसके संक्रमण के कारण ये जो पौधे होते हैं इनमें फूलिश सीडलिंग रोग देखा गया। तो युबुता और सुमिकी नामक एक जो वैज्ञानिक थे, उनने जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो कवक था उससे वृद्धि हार्मोन को संश्लेषित किया है, वृद्धि हार्मोन प्राप्त किया। इसी वृद्धि हार्मोन का नाम दिया गया जिब्रेलिन। क्या नाम दिया गया? इसे हम जिब्रेलिन नाम दिया गया, जिसकी श्रृंखला ये 6 कार्बन युक्त होता है, जिसमें C19, H26 और O6 की जो कार्बन श्रृंखला वो पाई जाती है। इसमें इसकी स्ट्रक्चर देखें तो 2 बेंजीन प्लस 1 पायरोल रिंग इसमें उन्होंने देखी थी। तो जापान में जो जापानी वैज्ञानिक ई कुरोसावा थे, उन्होंने तो चावल में जो रोग था उसके लक्षण का कारण बताया था। जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक था, और जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से जो वृद्धि हार्मोन प्राप्त किया था वो युबुता और सुमुकी नामक वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया था। तो अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन देख लेते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रकृति, नेचर कैसा होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ये नॉन पोलर और डिफ्यूज होता है, यानी विस्तृत प्रकृति का होता है, नॉन पोलर यानी सभी दिशाओं में गमन नहीं करता है। टर्पिन इसका दूसरा नाम है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड को हम टर्पिन भी कहते हैं, जिसमें एक जिब्रेल रिंग होती है। 100 से अधिक जिब्रेलिक एसिड की खोज की जा सकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा GA3 है, वो सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी, और सर्वाधिक स्टडी भी GA3 पर ही की गई है। जिब्रेलिन का जो मुख्य कार्य होता है पर्व दीर्घीकरण होता है। ऑक्सिन का अपन ने देखा था एपिकल डोमिनेंस होता है, इसी तरह जिब्रेलिन का होता है पर्व दीर्घीकरण या इंटरनोड इलोंगेशन, यानी पर्वों का बढ़ना। ये GA का मुख्य कार्य है, इसका मुख्य प्रभाव
होता है। जीए के यूजेस हम देख लेते हैं अब। तो जीए के यूजेस में मैंने बताया उसका मुख्य प्रभाव या मुख्य कार्य है परदीर्घीकरण, जिसमें जीए का छिड़काव जो गन्ने के तनों की लंबाई को बढ़ाने में किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो तने में कार्बोहाइड्रेट या चीनी या शुगर के रूप में एकत्रण है, इसका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है और इसकी जो उपज है लगभग 20 टन प्रति एकड़ उपज भी इसकी बढ़ जाती है। ये आंकड़ा एनसीईआरटी में फ्रेंड्स दे रखा है, तो कई बार अगर पूछ ले तो इसके लिए मैंने इसमें लिख दिया है। GA3 इसका दूसरा यूज है, इसको आसब यानी जो शराब होती है यानी उद्योग में माल्टिंग गति को बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है, यानी किण्वन में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा इसका यूज है जिसको आनुवांशिक बौनेपन को दूर करने में भी इसका यूज किया जाता है, जो कि मटर या अरहर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। प्रसुप्ति को भंग करना यानी सीड डोरमेंसी को तोड़ना, या जो सीड जो होते हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं उनको तोड़ने में भी इसका यूज किया जाता है जीए का, जिसमें बर्ड या सीड या प्रकंदों में इसका यूज किया जाता है, जिसमें उनमें प्रस्फुटन हो जाता है और वो नवोद्भिद में बदल जाते हैं। एक इसका यूज है सीड जर्मिनेशन में भी इसका यूज किया जाता है। सीड जर्मिनेशन में जीए जो होता है वो जल अपघटनीय एंजाइम जो होते हैं, जैसे अल्फा एमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, को एक्टिव कर देता है। इनको एक्टिव जैसे ही वो कर देता है तो इससे बीजों का अंकुरण हो जाता है और जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। नर पुष्पन को भी बढ़ावा देता है, जैसे सेब, नाशपाती आदि में। दूसरा अनिषेक फलन पर भी अधिक प्रभावी होता है। जरावस्था को रोकना, फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रहती हैं, इसके कारण ये की उपस्थिति के कारण फल जो है पेड़ पर अधिक समय तक लगे रहते हैं, जिससे कच्चे फल नहीं टूट पाते और वो पक जाते हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी व रोजेटी स्वभाव वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें बोल्टिंग प्रभाव को बढ़ाना। बोल्टिंग प्रभाव क्या होता है, पुष्पन से पहले अंतःपर्व का दीर्घीकरण, जिससे क्या होता है जो पुष्पन से पहले जो अंतःपर्व है उसका दीर्घीकरण कर देती हैं, जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो बौने नहीं रह पाते हैं और उससे जो उनके पत्ते हैं और उनका जो फल है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी रोजेटी स्वभाव है उसको दूर करते हैं और बोल्टिंग प्रभाव को ये बढ़ा देते हैं। अक्ष की लंबाई बढ़ाना, अंगूर के जो डंठल है उसकी लंबाई बढ़ाने में भी जीए का यूज किया जाता है। इसके अलावा फलों का आकार बढ़ाना, जैसे सेब है, सेब में फलों के आकार को बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसको हम पोमेलिन बोलते हैं, जो कि GA4 और GA7 यानी जिब्रेलिक एसिड प्लस साइटोकाइनिन का एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे हम पोमेलिन बोलते हैं। इसका जब सेब जैसे फलों पर उसका छिड़काव किया जाता है तो सेब के आकार में वृद्धि हो जाती है, तो फलों के आकार को बढ़ाने में भी इसका यूज किया जाता है। एक और इसका यूज है जीए के छिड़काव से किशोर जो कॉनिफर्स होते हैं यानी जो पाइनस वगैरह शंकु वृक्ष होते हैं उनमें परिपक्वता तीव्र गति से होती है जीए के छिड़काव से, तो इनके कारण इसके बीज भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जीए के यूज देख लिए किस तरह से, मुख्य रूप से पर्व दीर्घीकरण, मॉल्टिंग किण्वन में, आनुवांशिक बौनेपन को दूर करना, सीड जर्मिनेशन में, दूसरा अक्ष की लंबाई बढ़ाने में और फलों के आकार में और बोल्टिंग प्रभाव के लिए जीए का यूज होता है। इसमें जो बायोएसे है, इसका जो बायोएसे किया जाता है, जौ के भ्रूणपोष में अल्फा एमाइलेज सक्रियता परीक्षण किया जाता है। दूसरा इसमें बोनी, मक्का व मटर परीक्षण इसका किया जाता है। तो इसके बायोएसे के लिए जैव मापन के लिए 2 परीक्षण किए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जीए का सक्रियण कैसे होता है। जौ के भ्रूणपोष में अल्फा एमाइलेज सक्रियता परीक्षण किया जाता है और बोनी, मक्का व मटर परीक्षण किया जाता है। इसके प्रीकर्सर मतलब पूर्ववर्ती यानी किससे इसको जीए को निर्माण किया जाता है, तो इस जीए के निर्माण के लिए इसमें कॉरिन या मेल्वेनोनिक एसिड पाथवे से इसको तैयार किया जाता है या फिर इसका संश्लेषण किया जाता है। कॉरिन जो एक प्रकार से टर्पिन ही होते हैं और टर्पिन है वो जिब्रेलिक एसिड होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि जो जीए होता है, जिब्रेलिन एसिड है, वो किस तरह से हमें मिलता है और किस तरह से इसके यूज हार्मोन है अपना साइटोकाइनिन, जो भी एक ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही है। साइटोकाइनिन है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो एफ स्कूग व उसके सहकर्मियों ने किया था। इन्होंने क्या प्रयोग किया था, जो तंबाकू के तने हैं उसके जो अंतर पर्व या इंटरनोड हैं उनके खंड पे ये तभी प्रचुरित हुए जब इनमें ऑक्सीजन के साथ कोई बाह्य का तत्व या ईस्ट तत्व या नारियल का दूध या डीएनए पूरक दिया गया, यानी खाली ऑक्सीजन की उपस्थिति से इनमें जो है प्रचुरेशन या साइटोकाइनिन की क्रिया में प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस चालू नहीं हुई। इनमें ऑक्सीजन के साथ बाह्य ऊतकों के सत्व, ईस्ट सत्व या नारियल दूध या कुछ भी डीएनए पूरक इनको दिया तो ही उनमें साइटोकाइनिन की प्रक्रिया चालू हुई।
तो एक वैज्ञानिक थे मिलर ने इस तत्व साइटोकाइनेसिस को बढ़ाने वाले को पहचाना और उसको नाम दिया उन्होंने काइनेटिन। तो इस पर प्रयोग करने वाले थे एफ स्कू, और इसकी खोज करने वाले थे, काइनेटिन की खोज करने वाले कौन थे? मिलर। तो इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी और इसको नाम दिया था काइनेटिन, जिसको ईस्ट डीएनए में इन्होंने खोजा था। साइटोकाइनिन जो होता है उसकी एल्केलाइन प्रकृति होती है, और इसका जो काइनेटिन है जो मिलर ने ढूंढा था, इसका नाम है एडेनिन व्युत्पन्न 6-फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन। एडेनिन व्युत्पन्न फॉस्फोराइल 6-फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन काइनेटिन का नाम उन्होंने दिया था। ये डीएनए के एडेनिन क्षारक के व्युत्पन्न होते हैं। तो काइनेटिन जो होता है एडेनिन का व्युत्पन्न या प्यूरिन है। इसको ऑटोक्लेव्ड हेरिंग के स्पर्म से खोजा गया था। जो एडेनिन का व्युत्पन्न के रूप में प्यूरिन से जब निकाला गया था काइनेटिन को, तो किससे निकाला गया था? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग जो था उनके स्पर्म से इसको खोजा गया। तो आप ध्यान रखेंगे इसकी काइनेटिन की खोज मिलर ने की थी, है ना, और इसको जो ऑटोक्लेव्ड हेरिंग के स्पर्म में इसको खोजा गया था। प्लांट्स में प्राकृतिक रूप से यह नहीं पाया जाता है। काइनेटिन जो होता है ऐसा कौन सा साइटोकाइनिन है जो काइनेटिन के रूप में होता है, वो प्लांट्स में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो प्लांट्स में प्राकृतिक रूप से कौन सा पाया जाता है? प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन कौन सा है? जियाटिन। इसकी खोज की गई थी जियाटिन की, जिसको कहाँ से? मक्का की अस्थिल व नारियल के दूध से इसको पृथक किया गया था। यानी मक्का के कच्ची बीजों से और नारियल के दूध से जो प्रथम साइटोकाइनिन हार्मोन प्राप्त किया गया था, जिसको नाम दिया गया था जिएटिन। इसका यूज नारियल के दूध का तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर में भी इसका यूज करते हैं। प्राकृतिक जो साइटोकाइनिन होते हैं ये उन क्षेत्रों में संश्लेषित होते हैं जहाँ पे तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है, यानी सेल डिवीजन की प्रक्रिया जहाँ अधिक होती है वहीं पे प्राकृतिक साइटोकाइनिन का निर्माण होता है। जैसे मूल शिखाग्र है, विकासशील प्रोह कलिकाएं हैं, शूट बर्ड्स जिनको बोलते हैं, या यंग फ्रूट्स जो डेवलप हो रहे होते हैं, जिनमें विभाजन अधिक हो रहा होता है, वहाँ पे साइटोकाइनिन, प्राकृतिक साइटोकाइनिन संश्लेषण होता है। ठीक है, अब इसके हम फंक्शन देख लेते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन है। तो इसके फंक्शन में आप देखें, इसका मुख्य कार्य है साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन जो साइटोकाइनिन है उसका मुख्य कार्य होता है। इसको हम एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन को ये बढ़ाता है, जिसके कारण एजिंग की जो प्रोसेस है वो कम होती है। सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट यानी सेल वृद्धि में भी इसका यूज किया जाता है। मॉर्फोजेनेसिस यानी आकारिक की जनन में भी इसका यूज किया जाता है, जिसमें लो CA और हाई ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो रूट में वृद्धि होती है, और हाई CA और लो ऑक्सीजन होता है तो शूट में वृद्धि होती है। जो मैंने आपको बताया था ना 2:1, 2:1 जो अनुपात होता है उसके अकॉर्डिंग इनमें रूट और शूट में वृद्धि होती है। एपिकल डोमिनेंस का विरोध करता है, यानी जो साइटोकाइनिन है एक तरह से बोल रहे हैं तो एंटी ऑक्सीजन होता है, यानी एपिकल डोमिनेंस ऑक्सीजन बढ़ाता है, लेकिन साइटोकाइनिन है वो एपिकल डोमिनेंस का विरोध करता है। नई पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पार्श्व प्रोह वृद्धि अपस्थानिक प्रोह संरचना में भी मदद करता है, यानी नई पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में पार्श्व प्रोह वृद्धि अपस्थानिक प्रोह संरचना में ये मदद करता है। इसके अलावा ये जीर्णता में विलंब करता है। मैंने बताया ना एंटी एजिंग हार्मोन बोलते हैं इसकी, क्योंकि सेल डिवीजन को बढ़ाता है तो ये जीर्णता में विलंब करता है, जिससे पोषकों के संचारण को बढ़ाता है, यानी जो पोषक तत्व होते हैं इनके संचारण को ये बढ़ा देता है। इसके अलावा रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट भी साइटोकाइनिन के द्वारा देखा जाता है, यानी इसमें क्या होता है कि CA के जो छिड़काव है, CA के छिड़काव से जो प्लांट्स में उपापचय क्रियाएं हैं वो निरंतर चलती रहती हैं, जिससे जीर्णता नहीं आती है और पादप वृद्धि बनी रहती है। तो साइटोकाइनिन के कारण क्या होता है? रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट भी इसको देखा गया है। तो फ्रेंड्स आज हमने देख लिए 3 ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, 3 प्लांट ग्रोथ जो हार्मोन है उनके बारे में अपने देख लिया। अब कल जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आगे अधिक से अधिक इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो, इस तरह से NCERT जो हम पढ़ रहे हैं उसकी आपकी वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। इसमें मैंने पहले भी आपको मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला जो टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी का, वो कंप्लीट करा दिया है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो को भी देखिए, ताकि आपको अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आए और आपको अच्छे से नोट्स मिल सके। फ्रेंड्स थैंक यू।